हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 6 मार्च टू 11 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये पूरी करंट अफेयर सीरीज वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक बेहद खास बात है, वो है सभी इंडेक्सेस और रिपोर्ट, सारी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जितनी आई हैं उन सभी को हम लोग एक लेक्चर में समराइज करने वाले हैं, जो कि आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यानी वेरी मोस्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमने देखा था, आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन डिस्कस करते हैं, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किन किन चीजों को देखा था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन और पूरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहेंगे आप तो सारी चीजें आपको ए टू जेड याद भी होंगी और साथ ही साथ आपको इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो गई है, जिसका नाम क्या है, मऊगंज, जो कि मध्य प्रदेश की 53rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट है। ये मऊगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, ये रीवा रीवा डिवीजन यानी रीवा संभाग से अलग होकर बनाई गई है। ठीक है, रीवा संभाग से होकर बनाई गई, अलग होकर बनाई गई। इसके अलावा रीवा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो एक आपका रीवा, एक आपका सतना, एक आपका सीधी सीधी सिंगरौली सिंगरौली और इसके अलावा मऊगंज, ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मऊगंज में टोटल 4 तहसीलें हैं, 4 तहसील से मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। चलिए बात करते हैं, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप कहां से देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर से देख लेंगे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, मध्य प्रदेश की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने उन्होंने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको एज इट इज यही इंफॉर्मेशन याद रखनी है। चलिए बाकी देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है हमारी, हमने देखी थी एमपी लैड स्कीम। एमपी लैड स्कीम का फुल फॉर्म आपको एज इट इज याद होना चाहिए। एमपी लैड स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो ये 1993 में लॉन्च हुई। कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन याद रखनी है। एमपी लैड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली शिवमोगा एयरपोर्ट, कर्नाटका में बनाया गया एक नया एयरपोर्ट जिसका नाम क्या है, शिवमोगा एयरपोर्ट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शिवमोगा एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो आप बताएंगे कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, सिंपल सी न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो कि अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे मध्य प्रदेश बजट में रिसेंटली इसके लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया। वो अलॉटमेंट देखने के लिए आपको बजट का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। और बजट का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए कि बजट के लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट हैं या टर्म्स के साथ साथ आपको आपको इतनी सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी पटवारी के लिए, या फिर एमपीपीएससी या फिर आने वाला जो एग्जाम है एमपीएसआई, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी आपको, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर को यानी बजट वाले लेक्चर को देखना ना भूलिए, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस लेक्चर था, आपको ध्यान रखना है कि बजट वाला सेक्शन जरूर अटेंड करें, क्योंकि उससे 1 या 2 प्रश्न बिल्कुल एज इट इज पूछे जाएंगे, क्योंकि नई स्कीम्स भी आने वाली हैं, इस वजह से आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली चीज। हमने देखा मायरा एक ग्लोबल इनिशिएटिव कैंपेन है जो कि इंडिया ने प्रपोज किया है, किसको प्रमोट करने के लिए, तो मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मायरा मायरा एक ग्लोबल इनिशिएटिव प्रमोट किया जा रहा है। और मिलेट यानी मायरा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है। अपने आप में ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपको ध्यान रखना है, मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये इस इनिशिएटिव को चलाया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। हमने देखी थी कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू
फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने भारत का जो बजट पेश किया उसमें कहा कि 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स की स्थापना की जाएगी आने वाले साल 2030 तक, और 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाने के लिए। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि फ्रूट क्लीन प्लांट सेंटर्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रूट क्रॉप और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। सिंपल सी न्यूज है, आपको ध्यान रखना है एज इट इज। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यहां से। चलिए बात करते हैं, इंडिया की रैंक 108 है किस इंडेक्स में, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 का अभी आया है रिसेंटली, जिसमें इंडिया की रैंक क्या बताई गई है, इंडिया की रैंक बताई गई है 108। अब ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करने वाला जो संगठन है वो क्या है, वो है वी डेम, यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन है, इस रिपोर्ट को जारी किया है, और 108 रैंक रही है अब हमारे इंडिया की जो रैंक है वो डिप हुई है, क्योंकि ये 100 पोजीशन पर था 2022 में। अब रिसेंटली यानी 2023 में इसकी रैंक क्या हो गई है, 108 रैंक हो गई है। ठीक है, तो अपने आप में ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 97th रैंक रही थी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब ये वाली बात चल रही, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी किस बेसिस पर बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये इस बात पर तैयार किया जाता है कि किस देश में जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ किस देश में डेमोक्रेसी है, यानी प्रजातंत्र है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल, यानी कि कितने लोग जागरूक हैं वोट देने के लिए, इस बेसिस पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है ना, मतलब कहां कितनी ज्यादा जागरूकता है, इस बेसिस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें भारत की रैंक मैंने बता दी 108 है। इसके अलावा डेनमार्क की रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की, तो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की, जहां पर हाईएस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर रहा है 0.89 इन एलडीआई। ठीक है, फॉलोड बाय स्वीडन तो सेकंड। तो डेनमार्क की रैंक रही है फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या रही है, 108 एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कई इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में, कौन इन्हें इशू करता है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, फर्स्ट रैंक किसकी है, और इंडिया की रैंक क्या है। जैसा मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 108। कौन जारी करता है, वीडेम नाम की एक स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है इस रिपोर्ट को। चलिए बात करते हैं अगली चीज है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करता है। टोटल 132 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और स्विट्जरलैंड की रैंक क्या है, फर्स्ट रही है, और इंडिया की रैंक क्या रही है, 40th रही है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि किस कंट्री में कितना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, इस बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कोई नई चीज, इनोवेशन करने का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब कोई नई चीज, नया प्रोडक्ट आप इन्वेंट कर रहे हो, नई चीजें बना रहे हो, कितना आप इनोवेशन कर रहे हो, इस बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन इशू करता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किस इंडिया की रैंक क्या रही है, तो 40th रैंक रही है, आपको ध्यान रखना है। तो इनोवेशन में इंडिया की रैंक इस साल 40th है। इसके अलावा यानी 2022 में, तो 22 में रैंक क्या है, 40th। चलिए बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन इशू करता है, एज इट इज इतनी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इस रिपोर्ट को जारी करता है। टोटल 191 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और स्विट्जरलैंड की रैंक क्या रही है, फर्स्ट, और इंडिया की रैंक रही है 132nd रैंक रही है इंडिया की। तो आपको ध्यान रखना है एज इट इज, ये पूरी स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। टोटल कंट्रीज 146 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आइसलैंड की रैंक रही है फर्स्ट, और इंडिया की रैंक रही है 135th, यानी जेंडर गैप रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको किसी ना किसी एक लेक्चर में, शायद फरवरी मंथ के लेक्चर में मैंने ये वाली बात आपको ऑलरेडी बता दी है, मैंने आपको ये करवा दिया है। 135th रैंक रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में, रिसेंटली जारी की गई थी ये रिपोर्ट।
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ये भी हमने कर लिया है ऑलरेडी। इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट लंदन का ये ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू करता है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। टोटल 113 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। फिनलैंड की रैंक रही है फर्स्ट। इसके अलावा 68th रैंक रही है इंडिया की। इंडिया की रैंक क्या रही है? 68। तो फूड सिक्योरिटी में 68th रैंक इंडिया की। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 135th रैंक रही है। कौन इशू करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टोटल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया 163। आइसलैंड की रही है रैंक फर्स्ट और इंडिया की रैंक रही है 135। तो एज इट इज आप ये पूरी स्लाइड को एक कॉपी में लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं है। टोटल यहां पर आपको दिख रही है 5 रिपोर्ट। इसके अलावा यहां पर आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। इंडिया की रैंक क्या रही है? 108। आप इस तरह से इतनी 6 रिपोर्ट को ध्यान रखेंगे। इनोवेशन में मैंने जैसा कि आपको बताया, इनोवेशन में रैंक रही है 40th। ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक रही है 132nd। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप में 135th और फूड सिक्योरिटी में 68th। इसके अलावा पीस इंडेक्स में 135th रैंक रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है साथी प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की नॉलेज का असेसमेंट करने के लिए, स्टूडेंट की नॉलेज का असेसमेंट करने के लिए, यानी परीक्षण करने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। किसकी मदद से जारी किया गया है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। तो साथी प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आपको एज इट इज ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ये नाम ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूछा जा सकता है, तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा यानी शिक्षा मंत्री हैं यूनियन के सेंटर में, वो है धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा साथी प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट की नॉलेज का असेसमेंट करना, ये पर्टिकुलर इसका उद्देश्य है। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए ये साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? साथी प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एज इट इज बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कई सारी चीजें यहां पर आपको दिख जाएंगी, वही सारी चीजें हैं। इसका मेन एम क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, हमने बता दिया। और उसके लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी कि फ्री लर्निंग रिसोर्सेस, साथ साथ 800 वीडियोस दी जाएंगी 12 रीजनल लैंग्वेज में। वो सारे प्लेटफॉर्म में सारी चीजें होंगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, या उसका प्रशिक्षण करने के लिए, या कोचिंग में मदद करने के लिए ये इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बच्चों का सेल्फ असेसमेंट यानी एजुकेशन का यानी नॉलेज का सेल्फ असेसमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कर्नाटका ने वॉन किया है संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स बाय डिफीटिंग मेघालय। तो मेघालय को डिफीट करके 54 साल बाद कर्नाटका ने जीता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस खेल से एसोसिएट करती है? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से एसोसिएटेड एक प्रतिस्पर्धा है। अपने आप में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से एसोसिएट करती है या संबंध है इसका? तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल। रिसेंटली कौन सी टीम जीती है? तो कर्नाटका। आपसे प्रश्न संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड आएगा कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटका ने। किस खेल से संबंध रखती हुई ये ट्रॉफी है? तो वो है फुटबॉल। और इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 1941 में। किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। चलिए बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? तो वेस्ट बंगाल सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, यानी टोटल 32 टाइटल्स जीते हैं किसने? वेस्ट बंगाल की टीम ने। ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वेस्ट बंगाल की टीम ने, पश्चिम बंगाल की टीम ने टोटल 32 टाइटल जीते हैं। तो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है कौन सी? वेस्ट बंगाल की। इस बार संतोष ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटका ने। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कहां ये ऑर्गेनाइज की गई? तो सऊदी अरेबिया में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो ये वाली बात आप ऑलरेडी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कुछ नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स के बारे में, जैसे कि वॉन थुआंग जो कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वॉन थुआंग। कैसे याद रहेगा? वियतनाम में है, वॉन थुआंग में है। एज इट इज आपको ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हैंडसम मैन है ना। तो सिंपल सी बात है, वॉन थुआंग वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। चलिए बात करते हैं अगली चीज है नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो रिसेंटली नेपाल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रामचंद्र नेपाल।
आपको ऐसे ध्यान रखना है। और ये है इनकी इमेज, आप देख सकते हैं। रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र नेपाल के नए प्रेसिडेंट यानी नए राष्ट्रपति बन गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है बिम्स्टेक से रिलेटेड और अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज है। इसकी मीटिंग रिसेंटली हुई है 19th नंबर की। 19th नंबर की नई मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के बाद की नई मीटिंग हुई है, नई मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। ये कहां हुई है? तो थाईलैंड में हुई है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थाईलैंड में हुई है नई मीटिंग। 19th नंबर की बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिंपल सी न्यूज है कि इस पर्टिकुलर बैठक में भारत में मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना पर एक समझौते को मंजूरी दी गई है। यानी कि हमारे भारत में एक बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा हमारे भारत में। तो बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु के लिए एक बिम्स्टेक सेंटर की स्थापना की जाएगी हमारे भारत में। ऐसा इस मीटिंग में तय किया गया है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक क्या है और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। तो सिंपल सी बात है, बिम्स्टेक में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? तो 7 साउथ एशियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1997 को। क्यों हुआ? तो म्यूचुअल ट्रेड यानी आपसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसके साथ? साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। कब गठन हुआ? तो 1997 में गठन हुआ। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 7 कंट्रीज हमने बोली। तो 7 कंट्रीज में 5 मेंबर कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा ये साउथ एशिया से कंट्रीज हैं। इसके अलावा 2 अदर कंट्रीज हमने बोली, म्यांमार और थाईलैंड, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती हैं। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनमें से एक है आपकी बांग्लादेश। बी से हो गया आपका बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसमें नया इंक्लूजन हो गया है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है? एक होगी आपकी बांग्लादेश, इसके अलावा आपकी हो गई भूटान, इसके अलावा हो गया आपका भारत, प्यारा भारत, इंडिया, इसके अलावा आपका हो गया नेपाल, इसके अलावा आपका श्रीलंका। तो आप क्या देख रहे हो? एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इंडिया के पड़ोसी देश जितने हैं उनमें से पाकिस्तान का नाम नहीं है, इसके अलावा अफगानिस्तान का नाम नहीं है, इसके अलावा चाइना का भी नाम नहीं है, तो इन तीनों देशों को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप ध्यान रख लीजिए, जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल भूटान, इंडिया खुद और श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका, इसके अलावा आपको नीचे 2 कंट्रीज मिल जाएंगी, थाईलैंड और म्यांमार, यानी इंडिया के साउथ ईस्ट में आपको 2 कंट्रीज मिल जाएंगी, म्यांमार और थाईलैंड। इस तरह से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? सांस्कृतिक तकनीकी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किन कंट्रीज में? तो इन साउथ ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज में इन सारी चीजों को, यानी व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, म्यूचुअल कनेक्टिविटी बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सबके सहयोग से, इस वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। इसमें टोटल 7 कंट्रीज है, ध्यान रखना है आपको, जिनमें से 5 साउथ एशिया की हैं, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की 2 कंट्रीज हैं, थाईलैंड और म्यांमार। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। कब किया गया एस्टैब्लिशमेंट? 1997 में किया गया ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की। हमारे इंडिया में कुछ नए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, यानी सीएम है, उनका नाम, क्योंकि एज इट इज ये अपने आप में एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है। एज इट इज प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो मानिक साहा त्रिपुरा के। तो मानिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बन गए हैं। इसके अलावा कॉनराड संगमा मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो कॉनराड संगमा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जानबूझकर मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको चीजें याद हो जाए। तो ये मेघालय के नए नए
चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है सैलहथो क्रूज। सैलहथो क्रूज ये बनी है नई वुमेन मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है नागालैंड। नागालैंड में इससे पहले कोई भी वुमेन मिनिस्टर नहीं बनी थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है नागालैंड से। इस वजह से इनका नाम ध्यान रखना है सैलहथो। अगर आप पढ़ पाओ नाम तो पढ़ लेना भाई। आपको ध्यान रखना है एज इट इज क्रूज या सैल। तो सैल क्रूज आप ऐसा ध्यान रख लीजिए, सैल क्रूज, सैल क्रूज, सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम आप प्रोनाउंशिएट कर पाओ तो अच्छी बात है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो सैल हेतो क्रूज ये बन गई है नई, मतलब फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बन गई है नागालैंड की। तो सिंपल सी बात है, न्यूज क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार नागालैंड में कोई वुमेन मिनिस्टर यानी कि कोई महिला मंत्री बनी है, इस वजह से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है, सैल क्रूज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं या फिफ्थ टाइम बन गए हैं, वो है नेफ्यू रुओ। तो नेफ्यू रुओ का नाम आपको ध्यान, नेफ्यू रियो का नाम ध्यान रखना है आपको, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर। तो नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन है? सैल क्रूज, मैं अब बोल रहा हूं सिर्फ। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो नेफ्यू नेफ्यू रियो। सिंपल सी न्यूज है, आपको ध्यान रखना है एज इट इज। चलिए बात करते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो है गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा ये किस अनुच्छेद में वर्णित है हमारे संविधान के? तो हमारे संविधान के 164 नंबर के अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है। तो 164 नंबर ध्यान रखना है एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 of the constitution provides that the chief minister will be appointed by the governor. Now बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में एक कैंपेन चलाया जाता है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाया जाने वाला एक कैंपेन है, जिसका नाम है लक्ष्य कैंपेन। और लक्ष्य कैंपेन में मध्य प्रदेश की रैंक रही है फर्स्ट। तो मध्य प्रदेश ने फर्स्ट रैंक हासिल की है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाया जाने वाला एक कैंपेन, जिसका नाम है लक्ष्य कैंपेन। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की ओर से प्रसव कक्ष की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए शुरू किए गए एक अभियान, जिसका नाम है लक्ष्य, में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। पूरे देश में एक मिशन चलाया जा रहा है, वो है नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसका नाम है लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कैंपेन जो है पर्टिकुलरली इस बात पर केंद्रित है कि प्रसव कक्ष यानी जहां पर डिलीवरी होती है, यानी वुमेन्स की डिलीवरी होती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो जिस कक्ष में, वहां की गुणवत्ता कितनी बढ़िया है, वहां की गुणवत्ता कितनी बढ़िया है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन की शुरुआत की गई, यानी लक्ष्य कैंपेन की शुरुआत की गई। और इस लक्ष्य कैंपेन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन इसका कहां हुआ है? सबसे जबरदस्त तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। इस वजह से मध्य प्रदेश को कौन सी रैंक मिली है? फर्स्ट रैंक मिली है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकंड रैंक किसकी है? तो सेकंड रैंक है गुजरात की। इसके अलावा थर्ड रैंक है महाराष्ट्र की। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले, क्योंकि लक्ष्य कैंपेन के बारे में, लक्ष्य कैंपेन इसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है? फर्स्ट। और सेकंड रैंक किसकी रही है? तो सेकंड रैंक रही है गुजरात की। हो सकता है आप जल्दी हो गया हो। तो थर्ड रैंक रही है किसकी? महाराष्ट्र की। आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या रही है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? आपके ऑप्शन है 135, 168, 71 या 139। इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप कोई जवाब लिखते हैं तो अपने आप में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दें। और साथ ही साथ जब आप जवाब देते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके बीच और हमारे बीच एक एक कम्युनिकेशन बिल्ट हो रहा है, इस वजह से आप जवाब जरूर दें, क्योंकि इससे इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी तहसील्स इंक्लूडेड इन द न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की एक नई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है मध्य प्रदेश में 53rd नंबर की, जिसका नाम है मऊगंज। और उसमें कितनी तहसील है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं, उनके नाम भी लिख दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चारों 5, 6, 3 या जितनी भी तहसील ऐड हुई हैं उन सभी के नाम आप ध्यान रखें, और उसके नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप अपने जवाब या अपने सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम या फेसबुक, कहीं पर भी आप हमसे जुड़कर आप अपने सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अच्छा फीडबैक देना चाहें हमारे बजट सेशन से रिलेटेड या फिर इस सेशन से रिलेटेड, आप वो जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छा फीडबैक हमें
और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।